एवरीवन, हम PWE का पेपर डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रोलिसिस। इसको अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम कैसे लिखना होगा? इसमें सिंपल सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी। डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ द केमिकल प्रोसेस वेयर एन इलेक्ट्रिक करंट इज यूज टू ड्राइव अ केमिकल रिएक्शन। हम इसमें डेफिनेशन लिखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करना हमें 1 नंबर में। अगला सेक्शन सी में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। जब भी ये क्वेश्चन आए इसमें हमें देखना है, इसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। जूल्स ने क्या नियम दिया था? अगर किसी रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस आ रहा है, अगर उसमें आई करंट फ्लो करता है, कितने टाइम तक जो पावर लॉस होगा उसने इस फॉर्मूले से डिनोट किया था H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, वेयर H इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस। आई क्या है? करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। आर क्या है यहाँ पे? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। टी क्या है? टाइम फॉर विच करंट फ्लोज। इसमें हम देख सकते हैं जो हीट होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट के। रेजिस्टेंस उसके हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही हीट ज़्यादा होगा। टी क्या है यहाँ पर? टाइम फॉर विच करंट फ्लोज। इतना लिखने के बाद आपको इसमें एप्लीकेशन लिख देना होगा। कहाँ यूज़ करते हैं हम? इलेक्ट्रिक हीटिंग में। अगला इलेक्ट्रिक मोटर, अगला पावर ट्रांसमिशन। 3 एप्लीकेशन बहुत है 4 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन रेजिस्टेंस, लिस्ट फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल डिपेंड। इसके लिए सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद जब भी किसी भी क्वेश्चन में फैक्टर्स की बात करते हैं हम, उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने एक क्लास में फॉर्मूला लिखवाया था, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो क्या है यहाँ पे? रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल्स। एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। ए क्या है यहाँ पे? एरिया ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर लेंथ किसी भी कंडक्टर की ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर हम बात करें एरिया के टर्म्स में, अगर किसी का एरिया ज़्यादा होगा किसी कंडक्टर का तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। मतलब आई इज इक्वल टू वी बाई आर से हम देख सकते हैं अगर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। इसका सिंबल क्या होता है? इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। यूनिट क्या होती है इसकी? ओम। हम फैक्टर की बात करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस मटेरियल की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है या फिर कंडक्टर के मटेरियल्स पे भी डिपेंड करता है। सपोज वी हैव कॉपर, सिल्वर, सबका रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ। स्टेट एंड एक्सप्लेन KCL एंड KVL विद सुटेबल डायग्राम। मैंने क्लास में बताया था 2 नियम होती है। KCL मतलब किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। KVL मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमें लिखना कितना है वो हम देख। KCL मतलब किरचॉफ करंट लॉ। इसका स्टेटमेंट लिखेंगे हम, इट स्टेट दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एंटरिंग अ नोड इज इक्वल टू लीविंग अ नोड। ये हमारा नोड पॉइंट है। जो करंट आने वाले हैं इक्वल टू जाने वाले। ये आने वाले हैं और ये जाने वाले हैं। इन सबका एल्जेब्रिक समेशन देखेंगे हम। अगला क्या है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसका स्टेटमेंट क्या होता है? इट स्टेट दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अराउंड अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। दिस इज क्लोज लूप। समेशन ऑफ V का मतलब क्या है? सभी वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम इक्वल टू 0। इस सर्किट में हम KVL लगाएंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी।
तो इस तरीके से आपको 4 नंबर मिल जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या पूछ रहा है, एक आपके पास सर्किट डायग्राम है पूरा, इसको सोल्व करना है आपको। इसमें करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले हम आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक करंट फ्लो कराएंगे। यहाँ से करंट फ्लो कराएंगे सर्किट से। सपोज ये करंट आई है, यहाँ पे I1 जा रहा है और यहाँ पे I2 जा रहा है। हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में आई की वैल्यू। आई किसके बराबर है, I2 के बराबर। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट निकालते कैसे हैं, आइए देखते हैं। हमारे पास ये सर्किट था, ये दोनों रेजिस्टेंस कितने में, पैरेलल में। ये भी दोनों पैरेलल में। पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/R1 + 1/R2। इसी तरीके से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 2 ओम। उसके बाद ये सर्किट हमारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद 4 और 2 किस में है, ये दोनों किस में है, सीरीज में है। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 ओम। उसके बाद हमारे पास टोटल करंट कितना आ जाएगा, आई की वैल्यू 2 एम्पियर। हमें निकालना कौन सा है, करंट अक्रॉस 4 ओम। ये जो ब्रांच है अपने पास इसमें निकालना है। इसको निकालने के लिए मैंने एक रूल बताया था क्लास में, करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल, जिसके अक्रॉस निकालना है उसके अपोजिट का, सपोज मुझे I1 निकालना है, उसके अपोजिट रेजिस्टेंस 4 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। टोटल करंट कितना है यहाँ पे, 2 एम्पियर। इसी तरीके से हमारे पास करंट के लिए कितनी आ जाएगी, 1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज एनालॉगस प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में डिफरेंस। इसमें कोई भी आप 4 पॉइंट लिख सकते हो। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको कोई भी 4 पॉइंट लिख सकते हो इसमें। आइए कौन कौन से पॉइंट लिख सकते हैं। सबसे पहले आप इसमें बता सकते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, द क्लोज पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। सिमिलरली मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, द क्लोज पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे यहाँ पे करंट था, यहाँ पे क्या है, फ्लक्स, इज कॉल्ड मैग्नेटिक सर्किट। करंट को कैसे हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे EMF अपॉन रजिस्टेंस। सेम इसी तरीके से फ्लक्स निकाल सकते हैं हम MMF अपॉन रिलक्टेंस। अगला तुम इसमें लिख सकते हो, करंट को मेजर करते हैं हम एम्पियर में, या इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर। EMF की क्या होती है, वोल्ट। MMF की क्या होती है, एम्पियर टर्न्स। इसी तरीके से आपके 4 नंबर इसमें आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। डिफाइन रिलक्टेंस एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, ऐसे इसमें क्या होता है हमारा, रिलक्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट को फ्लो करता है। ऐसे ही रिलक्टेंस क्या होता है, जो फ्लक्स को फ्लो होने से रोकता है। आइए देखते हैं इसमें क्या हम, रिलक्टेंस क्या होता है, द अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ मैग्नेटिक सर्किट इज नोन एज रिलक्टेंस। इसको हम एस से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, L/A μ0 μr। ये क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ कंडक्टर। L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। यूनिट क्या होती है इसकी, एम्पियर टर्न्स पर वेबर। इसी क्वेश्चन में अगला टॉपिक क्या था हमारा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसको हम B से डिनोट करते हैं, और इसके डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ फ्लक्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन अ सरफेस। उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। सपोज ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इस एरिया से कितनी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। एक होता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वो अलग है। ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस पर ध्यान देना है। वहाँ यहाँ पे इंडक्शन है, वहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस है। फैराडे ने 2 नियम दिए थे। पहले नियम में क्या था, फर्स्ट नियम क्या था, व्हेन फ्लक्स लिंकिंग विद अ कोइल चेंजेस एन EMF इज इंड्यूस इन द कंडक्टर। फर्स्ट नियम ने सिर्फ ये बताया था कि सिर्फ EMF बनता है, ये नहीं बताया था कितना बनता है। तो ये बताने के लिए फैराडे ने अपना दूसरा नियम दिया। उसमें क्या बताया था इसने, दिस लॉ स्टेटेड मैग्नीट्यूड ऑफ EMF किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है,
रेट ऑफ चेंज, जहाँ भी रेट ऑफ चेंज की बात होगी इसका मतलब क्या है, डी बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स क्या है हमारे यहाँ पे फाई, एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कोयल। 4 नंबर में आप इतना लिख के आ जाओगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ नोट ऑन एडी करंट एंड एडी करंट लॉसेस। ये आपको 4 नंबर में क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इसमें एडी करंट को डिफाइन करना है और उसका एप्लीकेशन देखना है किस कारण से होता है। एडी करंट लॉस क्या होते हैं, इसमें आपको फॉर्मूला बताना है और फॉर्मूले में ये बताना है कौन सी किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। आइए, एडी करंट क्या होते हैं, एडी करंट क्या होते हैं, सर्कुलेटिंग करंट्स होते हैं। कौन से सर्कुलेटिंग करंट किसकी वजह से बनते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की कारण बनते हैं। इसके कॉजेस क्या है जिसकी वजह से बनते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से और कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज होने की वजह से। नेक्स्ट इसमें हम एडी करंट लॉस के बारे में बता देंगे। इसमें क्या करना होगा, हमें इसका फॉर्मूला लिख देंगे। एडी करंट लॉस को हम पीई से लिखते हैं, पी इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर डॉट वी। सिग्मा क्या है यहाँ पे, कंडक्टिविटी, ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी, टी क्या है, थिकनेस ऑफ कंडक्टर, बी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। मतलब अगर किसी कंडक्टर का वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका मतलब उसमें एडी करंट लॉस ज़्यादा होंगे। अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा है किसी मटेरियल की, तो वहाँ पर भी एडी करंट लॉस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू वी टेक केयर ऑफ लीड एसिड बैटरीज। ये आप क्वेश्चन स्किप कर सकते हो कि आउट ऑफ 10 आपको 8 ही करने हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। 19 में क्या था, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दोनों अलग है। ये क्या है हमारा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस विद सुटेबल डायग्राम। इसमें देखते हैं क्या, इसमें फैराडे का फर्स्ट नियम क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक चार्ज। सपोज ये हमारा बीकर है, एक हमारा क्या होता है इसमें एनोड, एक क्या होता है कैथोड। इसके अक्रॉस हम बैटरी लगाएंगे, बैटरी की वजह से क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो होगा तो उससे क्या होगा, हमारा मास डिपोजिशन होगा फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर। एनोड को पॉजिटिव बोलते हैं हम और कैथोड को नेगेटिव बोलते हैं। हम लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। जो मास डिपॉजिट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट पे। फैराडे का सेकंड नियम क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हम इस फॉर्मूले से देख सकते हैं। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, सपोज मेरे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 और मास कितना उसका 23, देयरफॉर इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 23। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं इसमें और ये दोनों नियम लिख सकते हो, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अगला सेक्शन डी पे चलते हैं, डिस्कस इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ लीड एसिड बैटरी विद सुटेबल डायग्राम, गिव फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार देखने को मिला है। इसके लिए आप जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं यूनिट 5 में पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आप यूनिट 5 में पेज नंबर 22 पे जाएंगे, वहाँ पे आपको सारा आंसर मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन हिस्टेरिसिस BH कर्व, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस अलॉन्ग विद वेरियस टर्म्स एसोसिएटेड विद इट। इसमें क्या करना है आपको, BH कर्व मैंने आपको क्लास में बताया था, रिटेंटिविटी बताया था, कोर्सिविटी बताया था, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ये तो हो जाएगा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, सॉफ्ट के लिए बना देंगे। उसके बाद रिटेंटिविटी कोर्सिविटी की डेफिनेशन बता देंगे। डिटेल में जाने के लिए आपको यूनिट 4 पेज नंबर 14 जो PDF मैंने आपको ग्रुप में शेयर करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन स्टार टू डेल्टा कन्वर्शन ऑफ अ रजिस्टर, सोल्व फॉर R1 R2 एंड R3। पहले आपको स्टार से डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बताना है, उसके बाद फॉर्मूले की हेल्प से ये R1 R2 और R3 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तब जाके आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। चलिए देखते हैं।
जब भी हम स्टार से डेल्टा या डेल्टा से स्टार करेंगे तो उसके लिए हमारे कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला क्या है, कन्वर्ट डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन इन प्लेस ऑफ स्टार। उसके बाद न्यूट्रल पॉइंट को हटा देंगे। उसके बाद न्यू फेज करंट हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें क्या करना होगा, सपोज ये हमारा स्टार कनेक्शन है, इसको हमें डेल्टा में करना है। हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट के बीच हम एक R1 खुद से मार लेंगे। उसके बाद इन दोनों पॉइंट के बीच R2, इन दोनों पॉइंटों के बीच R3। ये कन्वर्जन स्टेप्स है। जब भी हम R1 कैलकुलेट करेंगे, R1 कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों का एडिशन जो इसके सामने वाला है, दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई ये जो सामने वाला नंबर है इसका। R1 कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, RA प्लस RC प्लस RA इंटू RC डिवाइड बाई इसके सामने वाला कौन है, RB। ऐसे ही अगर हम R2 कैलकुलेट करेंगे, R2 कैलकुलेट करने के लिए ये R2 है, RA प्लस RB, RA प्लस RB प्लस RA इंटू RB डिवाइड बाई RC। ऐसे ही अगर हम RC कैलकुलेट करेंगे, R3 कैलकुलेट करेंगे, R3 के लिए RC प्लस RB प्लस RC इंटू RB डिवाइड बाई RA। ये हमारा स्टार से डेल्टा कन्वर्जन हम कर सकते हैं इसी तरीके से जो हमारा क्वेश्चन गिवन था, क्वेश्चन इस तरीके से गिवन था। हमें क्या करना है, डेल्टा कन्वर्जन में इसकी वैल्यू निकालनी थी। सपोज ये कितना था 5, ये कितना था 6, ये कितना था 7, ये हमें वैल्यू निकालनी है। अभी हम देख के आए कन्वर्जन कैसे करते हैं, तो यही फॉर्मूले की हेल्प से ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सपोज R2 निकालना है, R2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, R2 के लिए क्या करेंगे, 5 जो इसके पास है 5 प्लस 6 प्लस 5 इंटू 6 डिवाइड बाई इसके सामने वाला कौन है 7, यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। अगर हमें R1 कैलकुलेट करना है, R1 कैसे निकालोगे, R1 निकालने के लिए क्या करोगे आप, 5 प्लस 7 प्लस 5 इंटू 7 डिवाइड बाई 6। इसी तरीके से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे।